हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं साथ लर्निंग 5 पर। और आज की वीडियो बनाया 12th क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए बच्चों, बात करते हैं पेपर की। पेपर का जो आपका पैटर्न है, कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 4 छोटे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो 4 आएंगे। 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, 8 नंबर का आपका फिक्स हो गया, जिसमें आपको 30 से 50 वर्ड तक रिटर्न कवर करना है। इसमें आपको वर्ड लिखना है। अच्छा, इसके बाद में आपके रहेंगे 4 क्वेश्चन जो 3 नंबर के आएंगे, जिसमें से 12 नंबर का होगा, और ये आपके 50 से 80 वर्ड तक लिखने का वर्क होना है। अच्छा, लास्ट आपके लिए 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, जिसमें आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपका 40 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और 80 से 120 वर्ड तक आप इस क्वेश्चंस को लिखने का वर्क करेंगे। तो अब बेटा, ये जो पेपर दिया गया है, इस पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। और कौन से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से आपके 3 नंबर में, कौन से 5, मैं आपको इस पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें आपका पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बेटा, बिजनेस फाइनेंस है क्या, इसकी मीनिंग और इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस मीनिंग आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ में आपका जो लिखा है फाइनेंस, तो बेटा जो फाइनेंस हमारा दिया गया है, इस फाइनेंस को डिनोट करने के लिए कंपनी या फर्म जो भी है, ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे दिखता है कि जो फंड होता है, जो फाइनेंस है, वो कहां से हम सेटल कर सकते हैं या कहां से उसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसिप्ट्स। तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम अपना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा आपको यहां मैं आपको बता दूं, इनके साथ साथ में इन फाइनेंस का इंपॉर्टेंस, मीनिंग और इनके नेचर्स के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस राउंड अप करके वर्ड को घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें आपके सोर्सेस क्या हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनके लॉसेस क्या हैं, ये सारी चीज इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ में आपका बोरोड फंड्स। देखिए, जो हम लोग फंड उधार लेते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ऐसे फंड, ठीक है, ये जो फाइनेंस है वो आपके परफेक्ट है। तो इसमें आपका कैश, मतलब जो आपका दिया गया, आप बोरोइंग करते हैं, तो ये जो बोरोइंग है वो कहां से जाएगा, ये कहां से पैसा आ सकता है। तो ये आपके हैं डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, और इसके साथ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट। अब देखिए, जो बोरोइंग्स है ये हम लोगों से उधार ले सकते हैं कई तरीके से, बिजनेस बैंक से, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपके जो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और इसके साथ आपके कुछ जो फ्रेंड हैं जिनसे हम आप लोन ले सकते हैं। ये आपके पर्सनल टेस्ट हैं, जिनमें आपको यहां पर इंपॉर्टेंस होता है रिकॉग्नाइजिंग के लिए, ठीक है, जिनमें आप इन पहचान आपके आईडी प्रूफ के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जा सकते हैं। जो लोन आपको किसी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट आपको रिसीव कर सकते हैं, ये रिकॉग्नाइजिंग होते हैं, ये परफेक्ट होते हैं कि आप यहां जाएंगे तो आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, बट कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, जैसे आपका डिवेंचर है, बॉन्ड्स है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये आपकी हेल्प करेंगे। इनमें ऐसे चीजें हैं, इनको हम इशू करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमें लोन दें। क्यों? क्योंकि जहां पे हमको अननोन लोगों से पैसा प्राप्त होता है, ये ऐसे लोग होते हैं, डिवेंचर, बॉन्ड्स, जो नोन नहीं होते हैं, अननोन होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोन देने के लिए कहीं से भी आ सकते हैं, और इनके लिए आपका सिक्योरिटी के तौर पर, देखिए जो लोन्स होते हैं वो उनके लिए सिक्योरिटी मस्ट है। तो कोई भी लोन आप लेंगे उनके लिए सिक्योरिटी दी जाती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डिवेंचर या बॉन्ड्स, इनमें इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है।
ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको पब्लिक डिपॉजिट ट्रेड, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट, तो ये ऐसे हैं लोन जो आपको बिजनेस सर्कुलेट करने के लिए, कैपिटलाइजेशन करने के लिए आपको पब्लिक से या अपने बिजनेस से या बिजनेस के बिहाफ पर आप लोन रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके लिए गारंटी, सिक्योरिटी और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होता है। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा इन चीजों के लिए कि यहां पे आपके इन कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें हमारे पास होने के साथ साथ में इनके साथ जो आपको दिया गया फंड्स एंड बोरिंग, तो यहां पे जो आपका फंड, ठीक है, और इसके साथ में फंड या बोरिंग, इन दोनों में डिफरेंस, और इसके साथ साथ में डिफरेंस के साथ साथ यहां पर इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स या प्रॉफिट लॉस पूछा जा सकता है जो आपके 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आपका टॉपिक है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहां पे बेटा ये जो दिया गया है टॉपिक, इस टॉपिक में आपके पास कॉन्सेप्ट एंड नीड, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको छोटे से छोटे मीनिंग्स, ठीक है, और इनके प्रोसेस का जो तरीका है, पैटर्न है, उस पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चंस आपको या डिसीजन मेकिंग के तौर पर यहां पर रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब इनमें आपके वे टू फंड्स, स्टार्टअप, प्रॉपर्टी राइट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको कम से कम कुछ 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो राउंड अप करके पूछा जा सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है, और कुछ ऐसे सिंपली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब आता है इसमें रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरिया। तो देखिए बेटा, रूरल एरिया में रेफरेंस दिया जाता है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कैसे? देखिए रूरल एरिया में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, ना इतनी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन वहां पे बिजनेस के स्केल इतने डेवलप होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है एरिया के हिसाब से या लोगों की जो नीड होती है, उस नीड के अकॉर्डिंग बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंडिया में स्पेशल कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो अकॉर्डिंग टू एरिया या अकॉर्डिंग टू प्लेस इंपॉर्टेंस होते हैं। अच्छा, इसके साथ में गवर्नमेंट स्कीम एंड द एग्रीमेंट्स फॉर द स्मॉल स्केल। तो जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है ना। देखिए जो हमारा स्मॉल बिजनेस है, इस स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कई स्कीमें चलाती है, ठीक है। जैसे लोन लेकर आप बिजनेस सरवाइव कर सकते हैं, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म्स, मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको लोन बता देता हूं, जो शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं वो आपका इन 15 मंथ होता है, ठीक है। और जो आपका मिडिल टर्म लोन होते हैं ये आपके लोन्स शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और जो मिडिल टर्म लोन होते हैं वो 16 मंथ टू लेकर 60 मंथ, 60 मंथ तक आपके मिडिल टर्म लोन होते हैं। और लास्ट 60 मंथ से लेकर मैक्सिमम 20 ईयर तक जो लोन होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। तो इन लोन की जो स्कीमें होती हैं गवर्नमेंट बिजनेसमैन के लिए प्रोवाइड करती है, और यहां पर अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्केल या बिजनेस साइज यहां पर गवर्नमेंट उन बिजनेस की हेल्प भी करती है, ठीक है, और उन्हें अच्छी सब्सिडीज भी देती है और बिजनेस के लिए उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट उन बिजनेस को डेवलप करता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक भी हमारा यहां पर ओवर होता है।
जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, उन पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आपका है ये इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो इसमें आपको जो पूछे जाने वाली चीजें, मीनिंग, टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है, होलसेलर एंड रिटेलर। अब यहाँ पे जो बेटा दिया गया है कि आपका जो बिजनेस है, इसमें पहले तो आपका इंटरनल ट्रेड की मीनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, आपकी मीनिंग्स आएंगी और इसके टाइप, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट है जो बेटा 2 नंबर में आ सकते हैं और इनके बारे में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में जो दिया गया है कि होलसेलर एंड रिटेलर सर्विसेज, तो बेटा मैं आपको बता दूं, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है ना, यहां पे मीनिंग और आपका टाइप होने के साथ साथ में होलसेलर और रिटेलर के बारे में, ठीक है। होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर हैवी मात्राओं में प्रोडक्ट को परचेज करता है, रिटेलर को होलसेलर स्मॉल पार्ट में प्रोडक्ट को सेल करता है। अब यहां पे जो पूछा जा रहा है वो सर्विसेज के बारे में कि होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर को, और रिटेलर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो ये जो स्टेप दिया गया है वो आपका डायरेक्ट कस्टमर के लिए है, ठीक। और वही सर्विसेज जब रिटर्न होती है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स रिटेलर तक जाती हैं और रिटेलर उन प्रॉब्लम्स को होलसेलर तक पहुंचाता है और होलसेलर वो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है। तो बेटा ये जो आपका देख रहे हैं ये चेन सर्कल होता है, ठीक है। इस चेन सर्कल के माध्यम से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो दिया गया है कि होलसेलर और रिटेलर, तो ये एक पार्ट होते हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने में आसानी से या हेल्प करते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर रिटेलर से लेते हैं और रिटेलर भी यही करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर तक पहुंचाता है। जो प्रोडक्ट एक मिनिमम कॉस्ट की होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर तक थोड़ी हैवी रेंज में जाता है, क्यों? क्योंकि जितनी सर्विसेज होती हैं उन सर्विस चार्ज का पेमेंट होता है और वह पेमेंट यहां पर शो आउट होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके साथ में आपका दिया है लार्ज स्केल, ठीक है, रिटेलर्स, लार्ज स्केल। अब देखिए लार्ज स्केल मैंने आपको बताया जो हैवी मात्रा में प्रोडक्ट को सेल या परचेज करता हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बता रहा है कि जो हैवी मात्रा में परचेज करता हो और उनका जो सेलिंग है, ठीक है ना, उनका जो सेल्स का जो सिस्टम है वो रिटेल होता हो। क्या होता है? रिटेल, छोटी छोटी मात्रा में बेच रहा है। तो कैसे बेच रहा है? देखिए भाई, अब यहां पे जो रिटेल्स का दिया गया है, ठीक है, अब रिटेल्स के लिए कैसे होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर या कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहां पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन सर्कल, ठीक है, मैंने आपको बताया चेन स्टोर के लिए। तो डिपार्टमेंटल स्टोर मैंने आपको बताया जहां पर छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी वस्तुओं तक आसानी से मिल जाता है एक ही स्थान पर, वो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मॉल, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर दिखाई जाती हैं जिसमें आपको वैरायटीज बहुत मिलती हैं, जिसमें आप आसानी से प्रोडक्ट को पहचानने में, ढूंढने में आपको हेल्प होती है, जिसमें आपको सिलेक्शन करने में भी कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि वैरायटीज और क्वांटिटी जो मिलती है उसके बारे में लोगों से सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में आप उन चीजों को फाइंड करते हैं और वहां पर उनको मिलने में भी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वैरायटीज होती हैं मॉल में, आपके सुपर मार्केट में, ये ऐसे प्लेसों पर होते हैं जहां पर हैवी मात्रा में कैटल प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये आपके डेवलप्ड सिटीज में ये अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जो चेन स्टोर है ये आपकी बाजार
होती हैं। यहाँ पे बाजार एक ही प्रोडक्ट की कई दुकानें लगातार चलती रहती हैं, जैसे आपकी सर्राफा की मार्केट, ज्वेलरीज की मार्केट, ठीक है, कॉस्मेटिक की मार्केट और वेजिटेबल्स की मार्केट। ये आपकी चेन स्टोर्स होती हैं जो रेगुलर एक ही चेन के हिसाब से चलती रहती हैं। तो बेटा ये आपके हो गए लार्ज स्केल में, क्योंकि ये हैवी मात्रा में प्रोडक्ट को परचेस करके धीरे धीरे सभी रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर को सिलेक्शन करने में और उन्हें वैरायटीज देने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक दिया गया है ये आपका 5 नंबर में आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनके टॉपिक पर, इनकी सर्विसेज पर और इनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेटा इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके कॉन्सेप्ट्स और बेनिफिट जो दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा और मैं इसके बारे में आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है, इंडिया और अमेरिका, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट, ठीक है, या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेलिंग परचेजिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है, ठीक है, या इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक। तो इसमें आपका जो दिया गया है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये 2 प्रकार की ट्रेड है। और एक तीसरा और होता है जिसे बोलते हैं री एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? री एक्सपोर्ट। अब ये कहां से प्रोड्यूस हो गया भाई? देखिए यहां इंडिया और अमेरिका से तो काम चल ही रहा है, क्योंकि माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया अमेरिका से ही बिजनेस हो रहा हो। भाई इंडिया से आप किसी और भी देश से भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका चाइना हो गया, ठीक है, या श्रीलंका हो गया। तो इनसे भी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चलता रहता है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इंपोर्ट करें, इंपोर्ट के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं है और कम मात्रा में हमारे पास होते हैं उन्हें हम इंपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, अब ये तीसरा पार्ट दिया गया री एक्सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि अगर जैसे इस समय युद्ध छिड़ा था यूक्रेन से, ठीक है, तो रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी उसमें कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में अगर यूक्रेन को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और उसमें अगर कुछ बहुत उसकी हेल्प अमेरिका कर रहा है और वो प्रोडक्ट इंडिया के पास है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यूक्रेन वो प्रोडक्ट इंडिया से ना मांगकर अमेरिका से मांगेगा, ठीक है। तो पहले अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने के बाद में यहां पर यूक्रेन को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये आपका री एक्सपोर्ट होता है। इसमें प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपके इंटरनेशनल बिजनेस में, ट्रेड में, ये आपके 3 ट्रेड होते हैं जिनके व्याप पे बिजनेस चलता है। तो बेटा अब इस पे दिया गया है बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है, और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपका जो फाइनेंस का तरीका है, इनको पेमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं वो आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।